तो एडवांस सीरीज के आज के लेक्चर में 16th लेक्चर में हम लोग रिवाइज करेंगे मैग्नेटिक्स, ईएमआई और डैम्प्ड ऑसिलेशन का कॉन्सेप्ट। और इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम लोग एग्जांपल लिए हैं जेईई मेंस 2019 के 1 अप्रैल के सेकंड शिफ्ट में एक सवाल आया था। हालांकि ये सवाल जेईई मेंस लायक तो नहीं है, जेईई एडवांस लायक है, और इसी क्वेश्चन का हम लोग हेल्प लेंगे। ये क्वेश्चन भी हो जाएगा और जेईई एडवांस का ये सारे टॉपिक्स का थोड़ा थोड़ा रिवीजन भी हो जाएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम लोग 12th का पहले रिवाइज कर चुके हैं। मैग्नेटिक्स, ईएमआई और डैम्प्ड ऑसिलेशन आज हम लोग करने जा रहे हैं। सवाल ये है कि एक ये यू शेप्ड का वायर है, यू शेप्ड वायर, और इस वायर का रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है, कोई रेजिस्टेंस नहीं इसका। इसके ऊपर एक रॉड रखा हुआ है और इस रॉड का रेजिस्टेंस है 10 ओम। इस रॉड का लेंथ है 10 सेंटीमीटर और इस रॉड का मास है 50 ग्राम। और ये सिस्टम हॉरिजॉन्टल है, एक कैसा प्लेन में रखा हुआ है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखा हुआ है। हॉरिजॉन्टल प्लेन से क्या तात्पर्य है मेरा, क्या आप इमेजिन कीजिए कि टेबल है और टेबल पे ये सारा सिस्टम रखा हुआ है। मतलब अगर इस रॉड का mg दिखाएंगे हम लोग तो कैसे दिखाएंगे, इसमें मान लीजिए टेबल पे रखा हुआ है तो mg नीचे लगेगा, उसको आप इधर दिखा रहे हो बोर्ड पे तो mg अंदर की तरफ दिखेगा। मतलब इस पर जो mg लगेगा वो क्रॉस में लगेगा जिधर मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। और जो यहाँ रेल्स के द्वारा नॉर्मल होगा वो इस mg को बैलेंस कर लेगा। हालांकि ये रेल्स जो है, ये जो रेल्स हैं ये फ्रिक्शनलेस है, कोई फ्रिक्शन नहीं है, mg और नॉर्मल एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे। सवाल ये है कि ये स्ट्रिप यहाँ था, इससे एक स्प्रिंग बना हुआ है। इनिशियली ये स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ पे है, ये स्ट्रिप इक्विलिब्रियम में है। यहाँ से इसको पुल किए, पुल करने का मतलब इधर खींचे और यहाँ खींच करके इसको रिलीज कर दिए। इट इज पुल्ड एंड रिलीज्ड। तो मान लीजिए किसी इंस्टेंट पे जब ये रॉड यहां होगा, उस इंस्टेंट पर इसका स्पीड इधर की तरफ v मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं? अब ये हमने ईएमआई में सीखा है कि अगर किसी रॉड के पास v वेलोसिटी हो और वो मैग्नेटिक फील्ड में चले तो ईएमआई में हमने क्या सीखा है, द कॉन्सेप्ट ऑफ मोशनल ईएमएफ। ईएमआई में क्या सिखाता है, द कॉन्सेप्ट ऑफ मोशनल ईएमएफ। और मोशनल ईएमएफ में हम लोगों ने ये सीखा है कि अगर कोई रॉड v वेलोसिटी से चलता है तो वो एक बैटरी ऐसा बिहेव करता है। इसके साथ बिहेव करता है बैटरी ऐसा, जिसका ईएमएफ कितना होता है, BLV। ईएमएफ कितना होता है, BLV। B मैग्नेटिक फील्ड है, L उसका लेंथ है, V क्या है, वेलोसिटी। और ये तीनों क्वांटिटीज एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने चाहिए। मैग्नेटिक फील्ड, लेंथ और वेलोसिटी तीनों एक दूसरे के, आप देख सकते हैं लेंथ तो ऐसे y एक्सिस में है, वेलोसिटी x में है और मैग्नेटिक फील्ड z में है, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो ये एक बैटरी ऐसा बिहेव करेगा जिसका ईएमएफ कितना होगा, BLV। ईएमएफ कितना होगा, तो इस बैटरी का ईएमएफ कितना होगा, BLV। इसके पोलैरिटी को, मतलब किधर इस बैटरी का पॉजिटिव होगा किधर नेगेटिव होगा, उसके लिए हम लोग के पास फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल होता है। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल जो कि FBI। इधर फोर्स मतलब आप इधर वेलोसिटी देखेंगे, ये मैग्नेटिक फील्ड, तो ये आपको करंट का डायरेक्शन मतलब टर्मिनल बताएगा। या फिर राइट हैंड के चारों फिंगर को आप V के तरफ ले जाइए, पाम मैग्नेटिक फील्ड को देखें तो थंब किसका डायरेक्शन बताएगा, पोलैरिटी का। हम लोग इधर यही वाला यूज करते हैं। तो राइट हैंड के चारों फिंगर को V के तरफ ले गए, पाम मैग्नेटिक फील्ड को, तो थंब ऊपर की तरफ दिख रहा है। इसका मतलब ये टर्मिनल पॉजिटिव होगा और ये टर्मिनल नेगेटिव होगा। इसका मतलब कि क्योंकि इसका रेजिस्टेंस और ये सर्किट पूरा हो रहा है तो यहां से करंट ऐसे निकल रहा होगा, ये करंट इस सर्किट में फ्लो कर रहा होगा। इतना कॉन्सेप्ट हम लोग ईएमआई में सीखे हैं, मोशनल ईएमएफ में। अगर आपसे पूछा जाए कि ये करंट कितना होगा तो करंट होगा ईएमएफ बाय रेजिस्टेंस है, करंट इलेक्ट्रिसिटी ओम्स लॉ। तो करंट कितना होगा, BLV बाय R। ये हम लोगों ने मोशनल ईएमएफ में चर्चा किया। अब सवाल आगे बढ़ता है कि अगर हमने इसे x से डिस्प्लेस कर दिया है तो अब तो ये स्प्रिंग फोर्स लगाएगा ना इस पे। अगर इसका FBD बनाए तो mg नीचे लग रहा है, नॉर्मल ऊपर लग रहा है, इस पर स्प्रिंग फोर्स पीछे की तरफ लग रहा होगा। इस पर स्प्रिंग फोर्स पीछे की तरफ कितना लग रहा होगा, kx। इस पर एक फोर्स और काम करेगा। अब ये जो रॉड है, ये रॉड एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है। ये रॉड एक करंट कैरिंग
कंडक्टर है, जब कोई करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में रखा होता है तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स लगता है, जिसका फॉर्मूला होता है ILB। अगर तीनों परपेंडिकुलर है तो फॉर्मूला होता है ILB। और उसका डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, तो राइट हैंड के फिर से चारों फिंगर को I के तरफ ले जाइए, इसके तरफ ले जाइए I के तरफ, पाम मैग्नेटिक फील्ड को देखे, थंब फोर्स बताएगा। देखिए I के तरफ ले गए, पाम मैग्नेटिक फील्ड को देख रहा है, फोर्स इधर लगेगा, मतलब जो मैग्नेटिक फोर्स होगा वो भी इधर ही लगेगा, कितना ILB, मतलब नेट फोर्स इस पर इधर लगेगा जो कि x के क्या है, ऑपोजिट है। ध्यान दीजिएगा, नेट फोर्स इधर लगेगा जो कि x के क्या है, ऑपोजिट है। तो अगर मैं इस पे नेट फोर्स लिखूं तो उसको हम लोग क्या लिखेंगे, kx प्लस ILB। और फोर्स इज इक्वल्स टू जानते हैं हम लोग क्या होता है, मास इनटू एक्सलेशन। एक्सलेशन यहां पे हम लोग d2x/dt² लिखेंगे, लेकिन हम लोग जानते हैं कि जब भी डेरिवेटिव लिखते हैं तो पॉजिटिव नेगेटिव का ध्यान रखना होता है। इस रॉड पर फोर्स इधर लग रहा है जो कि x के अपोजिट है, इसलिए डेरिवेटिव को नेगेटिव लिखेंगे। अगर सेम डायरेक्शन लगता है तो पॉजिटिव इज इक्वल्स टू kx प्लस ILB। इस वाले टर्म को भी उधर भेज दिया जाए तो हम लोग लिख सकते हैं md2x/dt² प्लस ILB। तो देखिए मैं I का वैल्यू लिख देता हूं, क्या लिखा हुआ है I का वैल्यू, dLV/r इंटू LB। तो ये क्या हो जाएगा, b²L²V/r। ये इस वाले टर्म का वैल्यू हो गया, प्लस kx इज इक्वल्स टू 0। एक लाइन और देखिए, md2x/dt² प्लस b²L²r। ये जो वेलोसिटी उसको हम लोग क्या लिखेंगे, dx/dt। देखिए वेलोसिटी मैंने इधर ही दिखाया था, इसके इंक्रीजिंग में है इसलिए dx/dt लिखेंगे, प्लस kx इज इक्वल्स टू 0। ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये सेकंड ऑर्डर का एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। और हमारे फिजिक्स में, हालांकि इंजीनियरिंग में तो हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ते हैं, मैंने अपने सेकंड सेमेस्टर में इसे सॉल्व करना सीखा था। और शुरुआत में जब पढ़ाता था तो मैं इसको पूरा सॉल्व करके दिखा देता था कि देखो भाई ऐसे सॉल्व होता है पूरा, क्या, लेकिन वो ज्यादा लंबा है, वो चीज अभी मैथमेटिक्स आप उतना नहीं सीखे हैं। इसको हम लोग बोलते हैं सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। मैथमेटिक्स में तो ये नहीं पढ़ना है, मैथमेटिक्स में तो आपके सिलेबस में फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन ही है, लेकिन फिजिक्स में हम लोग को सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना है। और आपको दो डिफरेंशियल इक्वेशन ध्यान में रखने होते हैं। ये दोनों डिफरेंशियल इक्वेशन आपको ऑसिलेशन के चैप्टर में, एसएचएम के चैप्टर में मिलता है। तो जब भी हम लोग को डिफरेंशियल इक्वेशन मिलता है सेकंड ऑर्डर का, तो हम लोग उसे एसएचएम से ही कंपेयर करते हैं, उसे एसएचएम से ही ध्यान में रखते हैं। और ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये नॉर्मल एसएचएम का नहीं है, ये डैम्प्ड ऑसिलेशन या डैम्प्ड एसएचएम का एग्जांपल है। पहले हम लोग डैम्प्ड ऑसिलेशन थोड़ा सा जान लेते हैं। डैम्प्ड ऑसिलेशन, इन जनरल लोग इसको मिस कर जाते हैं डैम्प्ड ऑसिलेशन, तो हम लोग थोड़ा सा पहले डैम्प्ड ऑसिलेशन जान लेते हैं। इसका बहुत क्लासिकल एग्जांपल है कि आप एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम लीजिए, क्या लीजिए, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, मान लेते हैं इसका मास m है, और इसे एक कंटेनर में डाल दिया जाए, जिस कंटेनर में एक लिक्विड रखा हुआ है जो कि विस्कस लिक्विड है। इस कंटेनर में कौन सा लिक्विड रखा हुआ है, विस्कस लिक्विड। और अगर आपको थोड़ा सा विस्कोसिटी याद आए तो विस्कस फोर्स जो होता है, अगर मैं इसे स्फेयर कहूं तो स्फेयर के लिए तो आपको अच्छे से याद होगा, स्फेयर के लिए जो विस्कस फोर्स होता है उसको स्टोक्स ने दिया था, और वो स्टोक्स लॉ के अनुसार विस्कस फोर्स कितना होता है, 6 पाई ईटा आर वी। 6 पाई ईटा आर, वो तो एक कांस्टेंट है, मतलब v पे डिपेंड करता है, वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और वेलोसिटी के ऑपोजिटली डायरेक्टेड होता है। तो क्या मैं इस फोर्स को माइनस kv लिख सकता हूं, या k की जगह, क्योंकि यहाँ पे k ऑलरेडी यूज होना है, तो यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ, b माइनस bv। 6 पाई ईटा आर वी होता है, तो 6 पाई ईटा आर को हम लोग b लिख दिए, v को v रहने दिए, और माइनस क्यों लिखे, क्योंकि दोनों ऑपोजिट में होता है। अब किसी इंस्टेंट पे अगर ये स्प्रिंग x इलोंगेटेड है, ये ब्लॉक v वेलोसिटी से नीचे जा रहा है, उस इंस्टेंट पे अगर हम लोग इक्वेशन लिखेंगे तो देखिए
इस पर स्प्रिंग फोर्स तो ऊपर लगेगा kx, और इस पर विस्कस फोर्स भी कितना लगेगा, ऊपर, माइनस बीवी। आपको पता है कि mg एक कांस्टेंट फोर्स है, उसका एसएचएम में रोल नहीं होता है, तो उसे हम लोग छोड़ते हैं अभी, उसका ध्यान दें। क्या उसके भी लिख सकते हैं, आप लिखना चाहें तो कांस्टेंट फोर्स उसको भी लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे तो मैं लिख देता हूं mg। अगर आप इधर इसके लिए इक्वेशन लिखे किसी इंस्टेंट पर, हम लोग नेट फोर्स नीचे की तरफ लिखना है, तो नेट फोर्स नीचे की तरफ क्या लिखेंगे, mg। अच्छा, ये माइनस बीवी अब लिखने का जरूरत नहीं है क्योंकि वेलोसिटी तो नीचे है, उल्टा ही लगाया है, तो नीचे की तरफ फोर्स हो गया mg माइनस kx माइनस बीवी, और ये क्या लिखेंगे, मास इनटू एक्सेलरेशन, क्योंकि एक्सेलरेशन तो नीचे की तरफ ही है, तो ये लिखेंगे हम लोग mg इज इक्वल्स टू, ये हो गया m, एक्सेलरेशन हो गया d स्क्वायर x बाय dt स्क्वायर, ये माइनस b भी जाके उधर प्लस हो जाएगा, प्लस v को लिख देंगे dx बाय dt प्लस kx, मैं इस mg को उधर लिख देता हूं इज इक्वल्स टू mg। अब आप गौर से देखिए, ये जो इक्वेशन है फिर से यही वाला आ गया, हालांकि यहां जीरो था, जीरो की जगह कांस्टेंट भी हो सकता है mg। तो ये इक्वेशन किसको रिजेंबल करता है, डैम्प्ड ऑसिलेशन को, किसको रिजेंबल करता है, डैम्प्ड ऑसिलेशन को। इसका सॉल्यूशन हम लोग को याद रखना होता है, और इसका सॉल्यूशन होता है x का, x इज इक्वल्स टू a साइन या cos ओमेगा t प्लस फाई। यहां ध्यान देने वाली बात यह होती है कि चाहे ऑसिलेशन डैम्प्ड हो या नॉर्मल हो, टाइम पीरियड तो वही रहता है। टाइम पीरियड इस ऑसिलेशन का भी कितना होता है, 2 पाई अंडर रूट m बाई के, टाइम पीरियड सेम रहता है। k क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट, k इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है, टाइम पीरियड वही रहता है, लेकिन इस ऑसिलेशन का जो एम्पलीट्यूड होता है, ये जो a है जिसको आप एम्पलीट्यूड कह रहे हैं, ये वेरिएबल होता है, वेरिएबल एम्पलीट्यूड होता है। और इस एम्पलीट्यूड को अगर ग्राफिकली प्लॉट किया, पहले से एम्पलीट्यूड का इक्वेशन लिख लें, ये जो एम्पलीट्यूड है इसका इक्वेशन होता है a नॉट, मतलब इनिशियल एम्पलीट्यूड इनटू e का पावर माइनस bt बाय 2m। ये एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला आप लोग को याद रखना है, a इज इक्वल्स टू a नॉट e का पावर माइनस bt बाय 2m, ये इसका एम्पलीट्यूड होता है। t टाइम है, टाइम के साथ ये एक्सपोनेंशियली घटता है। b क्या है, सो व्हाट इज b, dx बाय dt का जो कोएफिशिएंट है उसको b कहते हैं। b का कई बार नाम भी होता है, b को लोग डैम्पिंग कोएफिशिएंट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, डैम्पिंग कोएफिशिएंट के नाम से। t क्या है, टाइम, m क्या है, मास, और m क्या है बेसिकली d स्क्वायर x बाय dt स्क्वायर के सामने वाला जो टर्म होता है उसको क्या बोलते हैं, m, और k क्या है, x के सामने वाले कोएफिशिएंट को। तो इसका एम्पलीट्यूड एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करता है। अगर मैं इसके एम्पलीट्यूड का ग्राफ दिखाऊं टाइम के साथ, अगर ये एम्पलीट्यूड है और ये टाइम है, तो इस एम्पलीट्यूड का ग्राफ ऐसा होता है, एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग, ये a नॉट माइनस a नॉट भी इसी तरह होगा, ये ऐसा। और अगर मैं इसी ग्राफ में आपको एसएचएम का ग्राफ दिखाने का कोशिश करूं तो देखिए ये कुछ ऐसा, तो यहां पे ना कॉस होगा क्योंकि मैंने एम्पलीट्यूड यहां से लिया है, तो ये कॉस कर दीजिए और ये ग्राफ ऐसे कर दीजिए। तो आप देख पा रहे हैं ये ग्राफिकली शो कर रहा है, टाइम पीरियड सेम है, लेकिन इसका एम्पलीट्यूड जो कि पहले ये था, अब देखिए घट गया, फिर देखिए घट गया। एम्पलीट्यूड क्या हो रहा है, घट रहा है। इस ऑसिलेशन को किस ऑसिलेशन के नाम से जाना जाता है, डैम्प्ड ऑसिलेशन से। डैम्प्ड ऑसिलेशन के बारे में इतना बात तो अच्छे से आप लोग याद रखेंगे क्योंकि ये बहुत बार यूज पड़ता है, खास करके ऐसे प्रॉब्लम में। और मैं एक बात और बताऊंगा, वो भी बहुत बार रिपीट हुआ है वो सवाल पिछले आने वाले दिनों में। अब अगर आप इस इक्वेशन को गौर से देखेंगे तो ये इक्वेशन भी किसका एग्जांपल है, डैम्प्ड ऑसिलेशन का, जिसमें m की जगह तो m ही है, लेकिन ये टर्म की जगह क्या लिखा हुआ है, b। तो ये हमारे b का वैल्यू हो गया, बाकी तो kx ही है। इसका मतलब ये जो रॉड है इसका जो मोशन होगा वो किसका एग्जांपल होगा, डैम्प्ड ऑसिलेशन का। और इस बात को आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे क्वेश्चन में लिखा हुआ है, आप समझिए। क्वेश्चन पढ़ के आपको समझ में आना चाहिए कि डैम्प्ड ऑसिलेशन का सवाल है। क्वेश्चन पढ़िए, देखिए क्या लिखा हुआ है। यहां हम लोग पढ़े थे, एंड रिलीज्ड
तो उसके बाद का सारा डिस्कशन किए। आगे कहता है फाइंड द नंबर ऑफ ऑसिलेशन, कितना ऑसिलेशन लगेगा इट परफॉर्म्स बिफोर इट्स एम्पलीट्यूड डिक्रीजेस बाय अ फैक्टर ऑफ ई। इसका एम्पलीट्यूड घट रहा है और घट के कितना फैक्टर घट गया, ई टाइम्स। मतलब फाइनली क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि बताइए कितना ऑसिलेशन परफॉर्म करेगा जब इसका एम्पलीट्यूड कितना हो जाए, ए नॉट बाई ई हो जाए। कितना हो जाए, ए नॉट बाई ई। तो उस टाइम का वैल्यू क्या होगा, तो पहले हम लोग इसमें रखेंगे ई के जगह ए नॉट बाई ई रख के टी का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। वो टी क्या आएगा, टाइम, कितने टाइम में ऐसा हो जाएगा। आपसे टाइम नहीं पूछा, आपसे क्या पूछा, कितने ऑसिलेशन में। तो हम लोग जानते हैं टाइम क्या होता है, टाइम पीरियड इनटू नंबर ऑफ ऑसिलेशंस। तो टाइम पीरियड निकालेंगे हम लोग इस फॉर्मूले से, वहां से नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कैलकुलेट होगा। पहले आप लोग इतना लिखिए और फिर आगे ट्राई कीजिए, फिर मैं आगे बताता हूं इस क्वेश्चन के आंसर तक पहुंचने का तरीका। तो अगर आप इस क्वेश्चन के अब सॉल्यूशन पार्ट पे आ जाए तो आपसे ये पूछा है कि कितने नंबर ऑफ ऑसिलेशन के बाद एम्पलीट्यूड ई टाइम्स घट जाएगा। देखिए एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला हम लोग को पता है, A इज इक्वल्स टू ए नॉट ई का पावर माइनस bt बाय 12। यही एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला होता है, A इज इक्वल्स टू ए नॉट ई का पावर माइनस bt बाय 12। A कितना हो गया है, ए नॉट बाय ई इज इक्वल्स टू ए नॉट ई टू द पावर माइनस bt बाय 12। ए नॉट कट जाएगा, ई को लिखेंगे ई का पावर माइनस 1 बाई है ना, और ये लिखा है माइनस bt बाय 12। बेस सेम है, पावर सेम हो जाएगा, माइनस माइनस कट गए तो 1 इज इक्वल्स टू bt बाय 12। तो यहां से टाइम निकल गया 2m बाय b। 2 इंटू m पता है हम लोग को, मास दिया होता 50 ग्राम, मतलब 50 इंटू 10⁻³ kg, ऐसा सिस्टम में सब लिखेंगे। और b का वैल्यू देखिए कितना है, b की वैल्यू है b स्क्वायर l स्क्वायर बाय r। b दिया हुआ था मैग्नेटिक फील्ड 0.1 टेस्ला, कितना वन था 0.1 टेस्ला, मतलब 10⁻²। लेंथ दिया हुआ था 10 सेंटीमीटर, मतलब अगेन 10⁻⁻1 मीटर, स्क्वायर करेंगे 10⁻², और रेजिस्टेंस दिया हुआ था 10, तो इन टोटल ये हो गया 10⁻⁵ ऐसा सिस्टम। फिर लिख लीजिए 10⁻⁵। तो 10⁻³ से 10⁻⁵ 10⁻² बार में कट जाएगा, ऊपर जाके 100 हो गया। तो ये बेसिकली टाइम कितना हो गया, 100 गुना 100 10 का पावर 4 सेकेंड्स। इतना ये टाइम हुआ, इतना ये टाइम हुआ। देख के 10 का पावर 4 मार मत दीजिएगा, ये तो यही ऑप्शन में भी है, लेकिन वो कुछ पूछा क्या है, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस। और नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कैसे निकालते हैं हम लोग, भाई एक ऑसिलेशन, एक टाइम पीरियड में एक ऑसिलेशन होता है, कितना टाइम पीरियड में कितना ऑसिलेशंस करेगा, इतने टाइम में, यूनिटरी मेथड। तो 10⁻⁴ बाय जो भी टाइम पीरियड होगा, और टाइम पीरियड हम लोग निकाल लेते हैं। टाइम पीरियड तो इस ऑसिलेशन का भी 2π√m/k ही होता है, तो 2π√m। मास कितना हो गया इसका, 50 ग्राम था, तो 50 इंटू 10⁻³ और k स्प्रिंग कांस्टेंट कितना था 0.5। स्प्रिंग कांस्टेंट था 0.5। तो अगर आप देखें 0.5 से ये कट जाएगा 100 बार में, और 100 से ये कटेगा 10⁻⁻1, नीचे लिख देते हैं तो 10 हो जाता है, और 10 का रूट पाई होता है, तो पाई कट गया, ये कितना हो जाएगा 2 सेकेंड। तो 10 का पावर 4 मतलब 10,000 में 2 से डिवाइड कर दोगे कितना हो जाएगा 5000। इसीलिए ये सी ऑप्शन सही है, 5000 ऑसिलेशन के बाद ऐसा होगा। इस डैम्प्ड ऑसिलेशन पे एक और फेमस है, वो है एलसीआर सर्किट। एलसीआर सर्किट अक्रॉस डीसी जो है वो भी डैम्प्ड ऑसिलेशन जैसा ही बिहेव करता है। और एक बार तो आईआईटी में और पिछले साल जेईई मेंस के भी 1-2 पेपर में ये डायरेक्ट पूछा गया था कि उसमें एल क्या होता है, मतलब इसी तरह का इक्वेशन आता है, उसमें एल क्या होता है, सी क्या होता है, आर क्या होता है। आप लोग ये लिखिए तो मैं वो भी लिख के दिखा दूंगा आप लोगों को।
तो अगर हम लोग LCR सर्किट अक्रॉस DC की बात करें तो ये देखिए एक इंडक्टर है, ये कैपेसिटर है और ये एक रेजिस्टर है। LCR सर्किट है अक्रॉस DC, मतलब एक बैटरी हम लोग लगा दी है। बैटरी है ये, AC नहीं है, ध्यान देना है। किसी इंस्टेंट पे यहां से करंट निकल रहा होगा, वो करंट इसमें फ्लो हो रहा होगा, जिसके वजह से यहाँ प्लस Q चार्ज, यहाँ इसमें करंट फ्लो हो रहा होगा, ये करंट वापस, और क्योंकि ये करंट के जाने से चार्ज बढ़ रहा होगा इसलिए I क्या लिखेंगे, dQ/dt। अगर आप इस लूप में KVL लिखें, अब यहां से चलिए क्या लिखेंगे इस वाले में, ड्रॉप L di/dt, करंट के डायरेक्शन में चल रहे हैं इसलिए फिर पॉजिटिव लिखते हैं, प्लस Q/C प्लस IR माइनस E इज इक्वल टू 0, तो मैं उसको E लिख देता हूं, ये हो गया L। देखिए di/dt मतलब I का फिर से डिफरेंशिएशन, तो इसका डबल डिफरेंशिएशन हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे d²Q/dt², तो d²Q/dt² प्लस ये वाला IR को पहले लिख देते हैं, I हो जाएगा dQ/dt और ये प्लस 1/c into Q इज इक्वल्स टू E। तो अगर आप गौर से देखिए तो ये भी किसको रिजेंबल कर रहा है, डैम्प्ड ऑसिलेशन को। आप इक्वेशन देखिए, m d²x/dt², वहां चार्ज ऑसिलेट करता है, x की जगह यहां चार्ज होता है, प्लस b dx/dt प्लस k into x इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। अगर आप कंपेयर करते हैं तो ये कंपेयर करने पूछा जाता है, तो मास किसको रिजेंबल करता है, इंडक्टेंस से। डैम्पिंग कोएफिशिएंट किससे रिजेंबल करता है, R से, और स्प्रिंग कांस्टेंट किससे रिजेंबल करता है, 1/c से। इस बात को पहले IIT ने पूछा था, फिर अभी तो ट्रेंड ऐसा है कि रिपीटेड हो रहे हैं क्वेश्चंस, तो जेईई मेंस में पिछले 2-3 पेपर में ये मिल चुका है, ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। और ये डिस्कशन आज के लिए हम लोग का L16 के लिए काफी है। हमने कैलोरीमेट्री शुरू कर दिया था, हीट ट्रांसफर हम लोग करेंगे HCV की हेल्प से। अगली क्लास में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हीट ट्रांसफर को रिवाइज करेंगे, और साथ ही साथ SS क्रोटो हम लोग 1.9 पे ही छोड़ के हैं, तो उससे आगे हम लोग डिस्कशन करेंगे। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस, हैव अ ग्रेट डे।